तो आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का करेंगे, क्योंकि एससीईआरटी का कंप्लीट हो चुका है पूरा। तो एससीईआरटी हटा दीजिए। एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा कुछ चैप्टर है, जैसे 19, 20, 21 और 22, ये 4 चैप्टर एनसीईआरटी में है, बट एससीईआरटी के 5 क्लास में नहीं है। उसमें 18 चैप्टर तक था जो कंप्लीट हमने कर दिया। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 19 से स्टार्ट करेंगे। 19 नंबर चैप्टर से। चैप्टर का नाम है किसानों की कहानी, बीज की जुबानी। तो इसे शुरुआत करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि TRE 4.0 के लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का ये सीरीज चल रहा है। 3, 4 और 5 ये लास्ट आज वीडियो है, पूरा कंप्लीट करा दिया। इसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ 150 नंबर का। जी हाँ, तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, अध्याय 19 किसानों की कहानी, बीज की जुबानी से शुरू करना है। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। पहला प्रश्न कह रहा है कि लोमड़ी त्यौहार मुख्य रूप से लोहरी है, लोमड़ी नहीं है, माफ़ी चाहता हूँ। लोहरी त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि त्यौहार है जो गैलोंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है? ये जो गैलोंग जनजाति है, इसके द्वारा मनाया जाने वाला अरुणाचल प्रदेश का क्या है, कृषि त्यौहार है। त्यौहार भी कैसा है, तो ध्यान रखना है आपको, कृषि वाला है। तो 2 के लिए कहेंगे आप कि सर इसका आंसर होगा मोपीन त्यौहार है, जो कृषि त्यौहार है और गैलोंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि भारत में उगारी त्यौहार डैश में मनाया जाता है? 3 का आंसर देंगे। नए वर्ष के आरंभ में कौन सा मनाया जाता है? उगारी त्यौहार मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार है, बाजरे के बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए उसके साथ कौन सी पत्तियां रखी जाती है? हर कोई जानता है नीम के पत्ता रखा जाता है, क्योंकि नीम का पत्ता तीता होता है, इसलिए कीड़े नहीं लग पाते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म का चयन करिए। तो गलत वाला मैं बता देता हूँ, सही वाला आप पकड़ लीजिए, ये हटा दीजिए। हरी खाद जैविक खाद होता है, रासायनिक खाद नहीं होता, ये गलत है। कृमि खाद केचुआ को बोला जाता है कृमि, क्योंकि केचुआ एक तरह का कृमि है। खेत की खाद, खेत का कचरा को ही खेत की खाद कहते हैं। फार्म क्षेत्र की खाद यानी गोबर हो गया, मूत्र हो गया या कूड़े हो गए, ये सभी चीज़ जो जानवरों से प्राप्त होते हैं, इस सभी को क्या कहे जाते हैं? फार्म की खेती, मतलब खाद। जैव उर्वरक के रूप में मानी जाने वाली खाद है, जैव उर्वरक के रूप में कौन सी खाद माने जाने वाली है? तो इसको आप लोग कहेंगे नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल को जैव उर्वरक के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न को बताइए, निम्नलिखित में से किस पौधे को जैव कीटनाशकों के रूप में उपयोग किया जाता है? जैव कीटनाशक के रूप में तो आप आंसर देंगे हल्दी का भी और नीम का भी। जैव कीटनाशक के रूप में दोनों का प्रयोग किया जाता है। यानी 7 का पहला आंसर हो जाएगा ए और डी। नीम भी हो जाएगा और हल्दी भी हो जाएगा। तुलसी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत लोगों को लगता है तुलसी भी होता है, बट तुलसी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लास्ट इस चैप्टर का, सोयाबीन की खेती के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है सोयाबीन के खेत में? तो आंसर क्या है? राइजोबियम का, क्योंकि जितने भी फलीदार पौधे होते हैं उसमें कौन सा राइजोबियम जीवाणु डाला जाता है। राइजोबियम क्या है? एक तरह का जीवाणु है जो उसके गांठ में रहता है, जड़ के गांठ में रहता है, जिससे नाइट्रोजन उस पेड़ पौधा को अच्छे से मिलते रहता है। और पेड़ पौधा से उसको क्या लाभ है? खाने को मिलता है, अच्छे जो भोजन बनाता है पौधा, उसको भी देता है राइजोबियम को। माघ के महीने में मनाए जाने वाले पंजाब का अलाव फसल त्यौहार लोहरी है, ठीक है। रबी फसलों के कटाई के शुरुआत में के प्रतीक के रूप में इसको मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल 13 जनवरी को उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। कब? 13 जनवरी को। और 14 जनवरी को बिहार में, बताइए ज़रा कमेंट्स में लिख के, क्या मनाया जाता है? दही चूड़ा जिसमें खाया जाता है। नाम बताएंगे आप लोग कमेंट्स में लिख के, पता है कि नहीं पता? यूपी में भी मनाया जाता है बहुत जगह पे। यह त्यौहार रबी फसलों की कटाई यानी गर्मी के सीजन की फसल कटाई को दर्शाती है। लोहरी के संबंधित अनुष्ठान मातृ प्रकृति के साथ लोगों के लगाव को प्रतीक भी माना जाता है। ऐसे ही पंजाब में खेतीबाड़ी बहुत ज़्यादा है। मोपीन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश के गैलोंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो प्रत्येक वर्ष लूमी यानी अप्रैल महीने में मनाया जाता है, ठीक है। माना जाता है कि मोपील घरों और समग्र रूप से गैलन समुदाय में धन और समृद्धि लाता है। यह भी माना जाता है कि यह त्यौहार बुरी छाया से यानी बुरी साया से बचाती है और सार्वभौमिक खुशी लाती है, मतलब सभी लोगों के लिए। भारत में उगारी त्यौहार हिंदू
चंद्र कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। याद रहेगा, भारत में उगाड़ी त्यौहार हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। उगाड़ी भारत के दक्कन क्षेत्र के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कि कर्नाटक, गौर दक्कन क्षेत्र मतलब कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना राज्य इसमें शामिल है। कौन कौन? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक ही था, अब अलग अलग हो गया, इसलिए 2 जगह दिया गया है। नीम के बीज का तेल फसलों को कीड़ों से बचाने का एक प्रभावी तरीका साबित हुआ है। यही कारण है किसान अपनी फसलों के कीड़े से बचाने के लिए नीम के बीज के तेल का उपयोग करने लगे हैं। हरी खाद मिट्टी की भौतिक संरचना के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता के सुधार करती है। ढैंचा, सन, भांग जैसी फसलों का उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। ढैंचा हो गया सन, भांग का। ऊपर आ जाइए, नेक्स्ट आप पढ़िए। इस बहुत अच्छा टॉपिक दिया गया है कि कृमि खाद को केचुआ से तैयार किया जाता है। केचुए कार्बनिक पदार्थों का उपभोग करते हैं और उसे कास्ट के रूप में बदल देते हैं। यह पौधे के पोषक तत्वों और लाभकारी बैक्टीरिया और ऑर्बुस्कुलर माइक्रोराइजा VAM कवक में वृद्धि भी करते हैं। ये अच्छे वाले माइक्रोब्स है पौधों के लिए। जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से पोषक तत्वों को जोड़ते हैं। उदाहरण राइजोबियम, एजोटोबैक्टर और ब्लू ग्रीन शैवाल, एजोस्पिरिलियम जो है, ये सभी क्या है? ये सारे चीज़ जो है माना जाता है इसको नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं। सब प्राकृतिक माध्यम भी है। नीला हरा शैवाल, ब्लू ग्रीन अलगी जिसको बोलते हैं BGA, ब्लू ग्रीन अलगी, एक फोटो स्वपोषी प्रोकैरियोटिक शैवाल है। बेमुक्त रहने वाले प्राणी हैं। उन्हें साइनोबैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है। बैक्टीरिया असल में नहीं है, शैवाल अलग है। ब्लू ग्रीन अलगी अलग चीज़ है, लेकिन उसको क्या किया है, वैल्यू दिया गया है उसको कैसा, साइनोबैक्टीरिया के जैसा बिहेव के कारण उसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, लेकिन बैक्टीरिया असल में वो है नहीं। यह नाम मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है, इसीलिए जैव उर्वरक के रूप में BGA की सिफारिश की गई है। मतलब ब्लू ग्रीन अलगी का जैव उर्वरक माना जाता है। जैव कीटनाशक कुछ विशेष प्रकार के कीटनाशक है जो जानवरों, पौधों, बैक्टीरिया और कुछ खनिज जैसे प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होता है। नीम को सबसे प्रभावी पर्यावरण के अनुकूलन जैव कीटनाशक माना जाता है। हल्दी में जैव कीटनाशक गुण भी पाया जाता है, इसीलिए सर्दी जुकाम होने पर आपको हल्दी वाला दूध पीने को सजेशन किया जाता है, पता है ना। राइजोबियम सोयाबीन जैसे फलीदार पौधों के साथ सहजीवी संबंध बना के रहते हैं। सहजीवी मतलब एक दूसरे का बेनिफिट। आगे का दरा सहजीवी में सभी अंतःक्रिया शामिल होती है, जिसमें 2 प्रजातियां वास्तव में प्रतिभागियों को लाभ या हानि की परवाह किए बिना एक साथ रहती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे ग्रहण नहीं कर सकते हैं। भले ही वातावरण में 78% है, लेकिन पौधे नहीं ग्रहण कर पाते। उन्हें घुलनशील चाहिए, रूपों में आवश्यक होती है। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकता है और उसे घुलनशील बना देता है, ताकि पौधा उसे आसानी से ग्रहण कर सके। तो चैप्टर कंप्लीट। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं सर। आज इंड होने वाला है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं देखते देखते पूरा क्लास 10th तक का सिलेबस को कंप्लीट करा दिया। लास्ट चल रहा है 9, 10 तक तो करा ही चुका हूँ। 6, 7, 8, 9, 10 साइंस और मैथ्स दोनों। इधर अगर क्लास की बात करें तो 3, 4, 5, आज 5 भी इंड हो जाएगा। यानी लमसम मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दिया देखते देखते। आप कितना कर पाते हैं ये आप पर डिपेंड है। किसके जंगल, पहला क्वेश्चन है इसमें, किसके जंगल में वृक्षों, जड़ी बूटियों और झाड़ियों से आच्छादित भूमि का एक बड़ा भाग कहलाता है, क्या कहलाता है? वन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कि निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? जंगल में आहार श्रृंखला कैसा होता है? पादप को मेढक खाएगा? नहीं। पेड़ पौधा को मेढक खाता है? नहीं खाता। पहला गड़बड़ हो गया। पादप को हिरन खाएगा, हिरन को शेर खाएगा, ये एकदम सही है। पेड़ पौधा को हिरन खाता है, हिरन को शेर खा जाता है। पादप को खरपतवार? नहीं। पादप और खरपतवार एक ही चीज़ है, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम चीज़ है। खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है उत्पादक द्वारा, कि उत्पादक सबसे पहले क्या करते हैं? प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करके खाना बनाते हैं, उसके बाद बचे हुए सारे जीव खाना शुरू करते हैं। खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? निगेटिव पूछ रहा है, तो पहला गलत है। तो जो सही है उसको पढ़ते हैं, यानी ये 2 नंबर सही है। पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच उसके अंतर संबंध को खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है, सही बात।
ऊर्जा के प्रवाह को समझने के लिए पोषण संबंधों से बने सभी श्रृंखलाओं को प्रयोग किया जा सकता है। मतलब एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप में कैसे ऊर्जा जा रहा है, इसको समझना। खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक घटक पोषी स्तर कहलाता है, ये भी सही बात है। एक खाद्य श्रृंखला में घटक को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला में घटक को क्या कहा जाता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो आप कहेंगे कि घटक को कहा जाता है पुनर्चक्रणकर्ता। जो भी अब घटक होता है, अब घटक क्या है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, ये सब चीज़ सराता गलाता है किसी चीज़ को, ठीक है। तो उस पुनर्चक्रण करता है, वो वातावरण में जो चीज़ है उसको तोड़ देता है, कुछ को मिट्टी में मिला देता है, सरा गला देता है। अगर ये नहीं हो तो कोई भी एक्टिविटी होगा ही नहीं। पेड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे स्थानीय लोगों द्वारा संरक्षित जंगल और पेड़ों के पैच हैं। इसका आंसर एक से ज़्यादा हो जाएगा। क्यों से देखिए, ये भी पॉइंट लग रहा है यह उत्तर पूर्व भारत में ही पाया जाता है। एक मिनट, क्वेश्चन पर फिर से आ जाइए। पेड़ों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला तो सही है, दूसरा तीसरा भी सही है। ये गलत हो जाएगा कि उत्तर पूर्व में ही पाया जाएगा, ऐसा गलत बात है। तो इसका आंसर फिर भी आपको देना होगा 4 नंबर, एक से ज़्यादा आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है? नहीं है पूछ रहा है। वन को काटने से क्या नहीं होता? बढ़ता मृदा अपरदन ये होता है। घटती जैव विविधता, भूजल तालिका में वृद्धि, घटती यही नहीं होगा। भूजल तालिका में वृद्धि होगी और घट ही जाता है। भूजल जमीन के अंदर चला जाता है पानी, पेड़ पौधा काटने से। 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन की विशेषताएं क्या है? तो यह अधिकतम जैव विविधता, वहाँ पे जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है उस जगह पे जैव विविधता देखने को मिलती है, यानी बहुत तरह तरह के जीव मिलते हैं। अब आइए सॉल्यूशन को समझते हैं, थ्योरी को। पहला क्वेश्चन मतलब थ्योरी कह रहा है वन विभिन्न पादपों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र है। वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। हरे भरे वन हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे फेफड़े हैं, इसीलिए इन्हें हरे फेफड़े के रूप में जाना जाता है। जंगलों को, वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। एक खाद्य श्रृंखला एक विशेष वातावरण या निवास स्थान में विभिन्न जीवों के बीच भोजन संबंध को दर्शाती है कि कौन किस चीज़ को कैसे खाता है। एक खाद्य श्रृंखला दर्शाती है कि ऊर्जा सूर्य से उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक और उपभोक्ताओं से कवक जैसे विघटित पदार्थों में कैसे स्थानांतरित होती है। वे यह भी दिखाते हैं कि जानवर भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार उपरोक्त विकल्पों से सीधे उत्पादक हिरन हो गया, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है। फिर शेर हो गया, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। जंगल में खाद्य श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करेगा। उक्त खाद्य श्रृंखला का पहला पोषी स्तर स्वपोषी होते हैं, जिसे उत्पादक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन तैयार करते हैं। अपने पोषण या भोजन के स्रोत के आधार पर जीव खाद्य श्रृंखला में एक विशिष्ट स्थान पर कब्जा कर लेते हैं, जिन्हें उसे पोषण स्तर के रूप में भी जाना जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे हम रहेंगे। शाकाहारी हमेशा प्रथम पोषी स्तर पर रहते हैं। पहले पोषण स्तर में उत्पादक, दूसरे में शाकाहारी यानी प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है और तीसरे पे मांसाहारी द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है। उसका तृतीयक भी आ सकता है। ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि उत्तरोत्तर पोषण स्तरों का ऊर्जा की मात्रा घटती जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ऊर्जा कम जाता है, 1/10 ही जाता है ऊर्जा। अगर 100 ऊर्जा मिल रहा है पहले वाले को पौधा को, तो आगे सिर्फ कितना जाएगा? तो 10 ही जाएगा। एक खाद्य श्रृंखला बताती है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रभावित होते हैं। बुनियादी स्तर पर कैसे पौधे और ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, फिर यह स्तर उच्च स्तर के जीवों जैसे शाकाहारी जीवों तक कैसे जाते हैं। इसके बाद जब मांसाहारी शाकाहारी भोजन करते हैं तो ऊर्जा एक दूसरे से स्थानांतरित हो जाती है।
प्रकृति में दो प्रकार के खाद्य श्रृंखलाएँ पाई जाती है। एक है अपरद खाद्य श्रृंखला, इसको आप पढ़ लेते हैं। अपरद खाद्य श्रृंखला करा यह सड़ने वाले जानवरों और पौधे के शरीर के मृत कार्बनिक पदार्थों से शुरू होता है और जो सूक्ष्म जीवों द्वारा खाया जाता है और फिर इन सूक्ष्म जीवों को अपघटक या अपरदाहारी जीवों द्वारा खाया जाता है। अपघटक मृत पौधे, पत्ती, पौधे और सबको विघटित करते हैं। अपघटक को पुनर्चक्रणकर्ता भी कहते हैं। दूसरा है चराई खाद्य श्रृंखला। चराई खाद्य श्रृंखला एक प्रकार की खाद्य श्रृंखला है जिसमें सबसे कम पौष्टिकता स्तर पर ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से प्राप्त की जाती है। क्लियर है? मुझे लग रहा है आपको सारी बात क्लियर हो रही होगी। चराई खाद्य श्रृंखला हमारे हरे पौधे जैसे कि उत्पादकों के साथ शुरू होती है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं और बाद में शाकाहारी से मांसाहारी में स्थानांतरित हो जाते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा सूर्य से प्राप्त की जाती है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। पवित्र पेड़ों में जंगलों या प्राकृतिक वनस्पतियों के पैच शामिल है। कुछ पेड़ों से लेकर कई एकड़ के जंगलों तक जो आमतौर पर स्थानीय लोक देवताओं, उदाहरण अयनार और अम्मान, या पेड़ की आत्माओं यानी वन देवियों को समर्पित की जाती है। पौधों को भगवान से जोड़ने का मौलिक रीज़न यही है कि बहुत सारे उससे बेनिफिट हमें मिलती है और पौधों को अब भगवान मानने का यह भी रीज़न है कि यही हमारे समाज को जीवित रखता है, फेफड़ा का काम करता है। वे स्थान स्थानीय समुदायों द्वारा अपने धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं अनुष्ठानों के कारण संरक्षित है जो कि कई पीढ़ियों से चलते आ रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि वनोन्मूलन में भूजल तालिका में वृद्धि के बजाय कमी होती है। ये बात सही है। पेड़ जल चक्र को नियमित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जब और इन्हें हटा दिया जाता है तो जल को अवशोषित करने और बनाए रखने में वनस्पति काम नहीं आ पाते हैं। इसलिए वनस्पति का होना बहुत ज़रूरी है। पेड़ पौधा यह मृदा में घुसपैठ करने वाले जल की मात्रा को कम कर सकता है और भूजल तालिका को फिर से भर सकता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन वन वर्षा के उच्च तापमान वाले क्षेत्र में ऊंचे पेड़ों के साथ एक जंगल होते हैं जहां सालाना औसतन 50 से 260 सेंटीमीटर इंच बारिश होती है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय वर्षावन अन्य पारिस्थितिकी प्रणालियों की तुलना में अत्यधिक उच्च जैव विविधता वाला क्षेत्र है। क्लियर है? आसानी से समझ में आ रहा होगा, मुझे पूरा विश्वास है। जीव वैज्ञानिकों का अनुमान है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में विश्व के स्थलीय पौधे और जानवरों की प्रजातियां का लगभग 50% हिस्सा पाया जाता है। सोचिए, और फिर वे विश्व के लगभग 6% भूभाग में शामिल हो जाते हैं। अब चैप्टर नंबर 21 को आइए देखते हैं। चैप्टर नंबर 21 है किसकी झलक किसकी छाप। सबसे पहला कहा जा रहा है कि वंशानुक्रम की मूल इकाई क्या है, तो आंसर आप क्या कहिएगा? जीन है। जीन के द्वारा ही क्या होता है? वंशानुक्रम चल रहा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि दोनों जनकों का रक्त समूह ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रक्त समूह क्या होगा, बताइए ज़रा। तो आंसर हो जाएगा ये सभी हो सकता है, एक से ज़्यादा होगा, ए ओ, ए बी, बी, कुछ भी हो सकता है। एक विशिष्ट परिसार्थ संस्करण में प्रमुख फेनोटाइप दिखाने वाले पौधे को डैश फेनोटाइप यानी लनमस्टी दिखाने वाले पौधे के संस्करण किया जा सकता है। तो 3 का आप आंसर दे देंगे, अप्रभावी आंसर हो जाएगा पहला। उसी तरह 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम की खोज किसने किया, तो आप आंसर देंगे इसका ग्रेगर मेंडल ने। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम का खोज किसने किया, तो ग्रेगर जॉन मेंडल, पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है कि पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस डैश के कारण होने वाला एक घातक संक्रमण बीमारी है, तो 5 का आप कहिएगा वायरस के द्वारा होता है, ये वायरस के द्वारा। किशोर आयु के दौरान देखा जाने वाला सबसे सामान्य पोषक संबंधी न्यूनता विकार क्या है, तो आंसर क्या कहिएगा? आयरन न्यूनता और रक्तता, ब्लड की कमी। आइए इसके सॉल्यूशन को जल्दी जल्दी समझने का कोशिश करते हैं। पहला कह रहा है पॉइंट कि जीन आनुवंशिकताओं की एक मूल इकाई है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का एक अनुक्रम है जो कि एक जीन उत्पाद में संश्लेषण को या तो आरएनए या प्रोटीन में एनकोड करता है। इस प्रकार जीन वंशानुक्रम की मूल इकाई हो जाती है। नेक्स्ट है प्रत्येक जीन विशिष्ट कार्यों के लिए निर्देशों का विशेष समुच्चय है। प्रत्येक जीन में स्वाभाविक रूप से न्यूक्लियोटाइड्स और क्षार युग्म का एक अनुक्रम होता है। बस 1 सेकंड दीजिए, हो जाता है कभी कभी इधर उधर क्लिक, ज़्यादा इधर उधर नहीं होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है। नेक्स्ट है कि रक्त शरीर का तरल पदार्थ होता है।
ABO रक्त समूहन कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा दिया गया था। माता पिता का रक्त समूह AB है। रक्त समूह प्रोटीन फर्स्ट जीन में उपस्थित होते हैं। रक्त समूह A और AB, रक्त समूह, एक सेकेंड रुक जाइए, रक्त समूह A, AB और B हो सकता है। रक्त समूह सह प्रभाविता अंतःक्रिया दर्शाती है। A और B O रक्त समूह का सह प्रभावी हो सकता है। नेक्स्ट है कि टेस्ट क्रॉस एक जीव का एक आनुवांशिक संकरण है जिसमें एक प्रभावी फेनोटाइप होता है, जिसमें एक जीव का अप्रभावी फेनोटाइप होता है। यह एक जीव के अज्ञात जीनोटाइप को निर्देशित करने के लिए किया जा सकता है या जाता है। यह जानने की मदद करता है कि क्या प्रमुख फेनोटाइप में एक समयुग्मजी और या विषमयुग्मजी जीनोटाइप है। मेंडल ने उद्यान मटर अपने प्रयोग के लिए 7 लक्षणों को चुना था, जिनसे उन्होंने इन आनुवंशिक संस्करणों का अवलोकन किया। इसमें से प्रत्येक लक्षण 2 विशिष्ट फेनोटाइप लक्षण थे, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम की खोज ग्रेगर मेंडल ने किया था। स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहता है कि विभिन्न जीन और उनके एलीन और यौन प्रजनन करने वाले जीवों के भीतर स्वतंत्र रूप से विरासत में मिला हुआ है, कोई भी जो गुण मिला हुआ है हमारे आपके अंदर। स्वतंत्र वर्गीकरण जीव में क्रॉसिंग ओवर के साथ साथ एक आनुवंशिक संयोजन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। इन प्रकार यह यूकेरियोट्स के बीच आनुवंशिक विविधता में योगदान भी देता है। पोलियोमाइलाइटिस पोलियो का वैज्ञानिक नाम है या पर्यायवाची है। यह एक वायरल बीमारी है जो रीढ़ की हड्डी में मौजूद तंत्रिका कोशिकाओं को नष्ट कर देती है, जिससे शरीर के कुछ हिस्से में पक्षाघात या मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है और शरीर का वो अंग काम करना बंद कर देती है। आयरन न्यूनता और रक्तता एनीमिया किशोर आयु के दौरान देखा जाने वाला सबसे सामान्य पोषक संबंधी विकार है। आयरन की बढ़ती आवश्यकता के कारण किशोर लड़कियां आयरन न्यूनता और अरक्तता के प्रति अति संवेदनशील है, जो कि बदले में दुबले शरीर के द्रव्यमान और कुल रक्त की मात्रा में अचानक वृद्धि और ऋतुस्राव में रक्त की कमी के कारण बन सकता है। लेसन 22 आ गया हमारा, लास्ट लेसन है। फिर चला काफिला। कौन सा काफिला चला, आइए इस काफिले को समझते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा छिड़काव स्प्रिंकलराइजर सिंचाई के लिए उपयुक्त है। तो आप आंसर देंगे रेतीली मृदा, सभी हो जाएंगे आंसर। निम्न नमी प्रति धारण मृदा, उथली उर्मिल मृदा, ये सारे आंसर हो जाएंगे। डी मारिएगा इसका 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सिंचाई पद्धति में पानी की आपूर्ति का इष्टतम स्तर होता है और कम दबाव पर पहले वाले लचीले पाइपों की प्रणाली के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। आसान क्वेश्चन लगा। रिसाव सिंचाई है, इसमें रिसाव किया जाता है धीरे धीरे। आगे कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ स्प्रिंकलर सिंचाई विधि के लिए अनुकूलित माना जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका, जब भूमि की मिट्टी अत्यधिक पारगम्य हो, मतलब पानी को नहीं धारण कर सकता, वहाँ पे पानी आप पटा रहे नीचे चला जा रहा है। इसीलिए यदि फसल के मौसम में जब नदी में प्रवाह कम होता है तो सिंचाई के लिए कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए। तो 4 का आप आंसर दे देंगे। पहला, संग्रहण सिंचाई। नेक्स्ट कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है कि फसल अवधि वर्ष भर में फसल के आवश्यकता अनुसार सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति को क्या कहा जाता है। तो आप इसको क्या कहेंगे, 12मासी सिंचाई के नाम से जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है कि रिसाव यानी ड्रिप सिंचाई के लाभ क्या है। तो आंसर आप कहेंगे उच्च उपज होता है इससे। ऑप्शन के हिसाब से था। गन्ने की जल की आवश्यकता 10 मिलीमीटर में है, बताइए जरा 7 का आंसर। तो आंसर 1500 से 2500 मिलीमीटर है। सिंचाई के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। सिंचाई के बारे में कह रहा है, सिंचाई फसलों के उत्पादन में सहायता के लिए भूमि पर नियंत्रित मात्रा में पानी लगाने की कृत्रिम प्रक्रिया, ये सही बात है। सिंचाई से कृषि फसलों को उगाने, भूभाग को बनाए रखने और शुष्क क्षेत्रों में अशांत मिट्टी को फिर से उगने लायक बनाने का एक प्रक्रिया है। इशारे सही है इसका, 4 नंबर आंसर दे दीजिए। आइए इसके सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं और इस पूरे थ्योरी को कंप्लीट कर देते हैं।
मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि कंप्लीट कर रहा हूँ। आपको कैसा सेशन लग रहा है मुझे ज़रूर बताइए। अगर आपने पूरा सेशन कंप्लीट नहीं किया है तो सारे वीडियोज आप जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें से देखिए और अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए। कहा जा रहा है छिड़काव सिंचाई प्राकृतिक वर्षा की तरह है जो एक समान दबाव और पैटर्न में नोजल द्वारा समान रूप से वितरित की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है कि उथली या उर्मिल मृदा के मामले में छिड़काव उपकरण का लचीलापन और पानी की बर्बादी में कमी से व्यापक भूमि तैयारी के बिना अधिक अनुकूलन मानी जाती है। रिसाव सिंचाई एक प्रकार की सिंचाई विधि है जिसमें पानी की आपूर्ति इष्टतम स्तर पर होती है। अन्य सिंचाई विधियों की तुलना में पानी की कम आवश्यकता होती है और कम दाब पर काम करने वाले लचीले पाइप का प्रणाली के माध्यम से पानी पहुंचाया जाता है। जहां ज़रूरत है 1 सेकंड वहां पे यह सीधे मूल क्षेत्रों में पानी का रिसाव करता है और वाष्पीकरण को भी कम करता है। निम्न वर्षा और तेज हवा वाले क्षेत्र के लिए सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि रिसाव सिंचाई है, क्योंकि रिसाव सिंचाई कम वर्षा और तेज हवा वाले क्षेत्रों में पानी का उपयुक्त प्रयोग माना जाता है। जल वितरण के लिए फव्वारा सिंचाई विधि सबसे उपयुक्त है। जब भूमि स्थलाकृत अनियमित होती है, सिंचाई के पानी को स्प्रे के रूप में भूमि पर लगाया जाता है। कुछ हद तक सामान्य बारिश की तरह होता है। इसमें फव्वारा से गिरता है पानी, क्योंकि तिरछा ज़मीन है, पानी रुक नहीं पाएगा, इसीलिए फव्वारा सिंचाई का उपयोग चावल और जूट को छोड़कर सभी फसलों के लिए किया जा सकता है। यह प्रणाली लहरदार स्थलाकृति के अनुरूप लचीली और इसीलिए भूमि को समतल करना आवश्यक नहीं होता है। इसमें ऊपर नीचे ऊर्ध्वर खाबर जैसा है, फसल लगा दीजिए और बस फव्वारा से दीजिए। संग्रहण सिंचाई पद्धति का उपयोग तब किया जाता है जब नदी प्रकृति में मौसम होती है, इसीलिए निरंतर सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी को संग्रहित कर लिया जाता है। और लिफ्ट सिंचाई में पानी को प्राकृतिक प्रवाह के द्वारा नहीं पहुँचाया जाता है, बल्कि इसे पाइप या अन्य साधन के द्वारा पानी को पहुँचाया जाता है या ऊपर उठाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बारहमासी सिंचाई प्रणाली में सिंचाई अवधि से लेकर फसलों की सिंचाई की आवश्यकता तक की जल आपूर्ति नियंत्रण क्षेत्रों को उपलब्ध कराई जाती है, जो बांध के माध्यम से किए जा रहे जल के भंडारण के माध्यम से या नहर के निकासी बिंदु से हेड कार्यों के द्वारा डाइवर्जन आपूर्ति के माध्यम से पानी को पहुंचाया जाता है। बारहमासी सिंचाई या तो प्रत्यक्ष जैसे कि जलाशय या टैंक हो गए, या भंडारण अप्रत्यक्ष संयुक्त हो सकती है। कई प्रकार से आप पानी को इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट कर रहा है रिसाव यानी ड्रिप सिंचाई को ट्रिंकल सिंचाई भी कहा जाता है और इसका उपयोग पानी की कमी और नमक की समस्या वाले क्षेत्र में किया जाता है। इसमें पानी का धीमा प्रयोग फसल के मूल क्षेत्र में बूंद बूंद करके पानी गिरते रहता है, जिससे पौधा को एकदम नियमित सिंचाई मिलता है और पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, फसल बहुत ज़्यादा होता है। रिसाव सिंचाई की जल उपयोगी क्षमता 95% है। व्यापक रूप से दूरी वाले फसलों बागों के क्षेत्रों में ग्रीन हाउस के सबसे उपयुक्त माना जाता है। 93% सिंचाई क्षेत्र के साथ गन्ने के फसल में 1500 से 2500 मिलीमीटर जल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ पानी ही तो होता है गन्ना में, इसलिए पानी बहुत चाहिए होता है। सिंचाई के लिए क्रांतिक चरण प्रारंभिक चरण जिसे रोपण के लिए 60 से 130 दिनों के बाद में देखी जा सकती है। लास्ट टॉपिक है कि सिंचाई फसलों के उत्पादन में सहायता करने के लिए भूमि का नियंत्रण मात्रा में पानी लगाने की कृत्रिम प्रक्रिया है, लेकिन भूभाग के पौधे और घास के मैदानों को उगाने के लिए भी जहाँ के छिड़काव के रूप में भी जाना जा सकता है। नेक्स्ट करा सिंचाई की कृषि फसलों को उगाने, भूभाग को बनाए रखने और शुष्क क्षेत्रों में और औसत कम वर्षा की अवधि के दौरान अंशतः मिट्टी को फिर से उगने लायक बनाने की मदद करता है। तो यहाँ पे दोस्त पूरा आपका चैप्टर अच्छे से कंप्लीट मैंने कर दिया। यहाँ से अब SCRT ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर दिया है। तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए मैं रोहित कुमार आपसे विदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।